ये आकाशवाणी है। आज प्रस्तुत है श्री LB श्रीराम के तेलुगु नाटक प्रपंच तंत्रम का हिंदी रूपांतर प्रपंच तंत्र। सुश्री दयावंती द्वारा हिंदी में अनुदित इस नाटक का प्रसारणार्थ संपादन श्री चिरंजीत ने किया है। नाटक का आधार है नीति कथाओं का विश्वविख्यात संस्कृत ग्रंथ पंचतंत्र। तो लीजिए सुनिए ये नाटक प्रपंच तंत्र। हमारा शोषण हो रहा है। हम विद्यार्थी हैं, हमें गलत शिक्षा दी जा रही है। हमारा भविष्य अंधकार में है। हम किसान हैं, अन्नदाता हैं, लेकिन हम भूखों मर रहे हैं। हमें लूटा जा रहा है। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे, हड़ताल करेंगे, शताब्दियों के पार से इस 20वीं सदी में बुला रहा है। विष्णु शर्मा, सुन रहे हैं आप 20वीं सदी के इंसानों का ये शोर? कई वर्गों में बटी हुई ये मनुष्य जाति अशांत है, असंतुष्ट है, दुखी है, उत्तेजित है। इन्हीं मनुष्यों के जीवन को सुखमय बनाने के लिए आपने नीति कथाओं की रचना की, पंचतंत्र की रचना की थी ना? हाँ, मैंने ही पंचतंत्र की रचना की थी। मैंने पशु पक्षियों को पात्र बनाकर पंचतंत्र की कथाओं की रचना की थी। अपने उस समय के महिला रौप्य नगर के राजा अमर शक्ति के 3 मूर्ख राजकुमारों को ज्ञानी बनाने के लिए, उन्हें जीवन और समाज की रीति नीति समझाने के लिए। लेकिन सुनो, मेरा पंचतंत्र समूची मानव जाति के लिए एक उपयोगी नीति शास्त्र है। विगत 17-18 शताब्दियों में उसका अनुवाद संसार की हर भाषा में हुआ है और मेरी नीति कथाओं को संसार के करोड़ों अरबों स्त्री पुरुषों और बालकों ने पढ़ा है, सुना है। हाँ, आज भी स्कूलों पाठशालाओं में बच्चे आपके पंचतंत्र की कहानियां पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन बड़े होकर जब वो उनमें दिए गए उपदेशों पर अमल करते हैं तो परिणाम उल्टा ही होता है। नहीं। उदाहरण के लिए आपके पंचतंत्र का पहला तंत्र है मित्र भेद। हाँ, मित्र भेद नामक कथा में मैंने यह समझाया है कि अपने स्वार्थ के लिए 2 मित्रों में झगड़ा नहीं कराना चाहिए, परंतु यदि 2 व्यक्तियों के बिलगाव से देश या समाज का हित होता हो तो भेद नीति अवश्य बरतनी चाहिए। बच्चों जी, आज मैं तुम्हें पंचतंत्र के पहले तंत्र की मुख्य कथा सुनाती हूँ। कौन सी? मित्र भेद। एक व्यापारी अपना माल लेकर मथुरा की ओर जा रहा था कि जंगल में उसके रथ के एक बैल की टांग दलदल में फंसकर टूट गई। अच्छा, तो फिर वो व्यापारी बैल को वहीं जंगल में छोड़कर चला गया। उस बैल का नाम था संजीवक। बच्चों, क्या नाम था उस बैल का? संजीवक। बच्चों, संयोगवश संजीवक की टांग कुछ दिनों बाद अपने आप ठीक हो गई। अपने आप? हाँ, और यही नहीं, यमुना तट की हरी हरी घास चरकर वो खूब मोटा ताजा हो गया। अच्छा? और जब वो डकराता ना
तो लगता जैसे कोई शेर गरज रहा हो। अच्छा? एक दिन उस जंगल के पिंगलक नामक शेर ने संजीवक की जब वो डकराहट सुनी तो उसे लगा जैसे उस जंगल में कोई उससे भी बड़ा जंतु आ गया है। फिर तो डर के मारे उस दिन वो यमुना से पानी पीने भी नहीं गया। अपने अनुचरों के साथ चुपचाप एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। बच्चों, पिंगलक के अनुचरों में 2 सियार भाई भी थे और वो दोनों पिंगलक के स्वर्गीय मंत्री के बेटे थे। उनके नाम थे करकट और दमनक। जरा बताओ सियार भाइयों के नाम। करकट और दमनक। बिल्कुल ठीक। दोनों सियार भाई बड़े चालाक थे। दोनों अपने बाप की जगह पिंगलक के मंत्री बनना चाहते थे। अच्छा? और उन्होंने चुपके से जाकर पता लगा लिया कि जिस जंतु से उनका स्वामी पिंगलक डरा है वो तो महज एक बैल है। हाँ। अब उन्हें पिंगलक को प्रसन्न करके मंत्री पद पाने की एक युक्ति सूझी। उन्होंने पिंगलक से कहा, महाराज, वो जंतु दरअसल भगवान शिव शंकर का अत्यंत बलशाली नंदी है। यदि आप अभयदान दें तो वो आपका शरणागत बन सकता है। ऐसा कहा? और उधर संजीवक से जाकर कहा, अरे बैल, अगर जान प्यारी है तो इस जंगल के राजा पिंगलक का शरणागत बन जा। फिर बच्चों, संजीवक पिंगलक के शरण में पहुंच गया। धीरे धीरे पिंगलक और संजीवक में गहरी मित्रता हो गई और पिंगलक मांस खाना छोड़कर संजीवक की तरह शाकाहारी बन गया। वह ये देखकर सियार भाई करकट और दमनक तो बहुत चिंतित हो उठे। क्यों? उन्होंने सोचा कि अगर शेर शिकार नहीं मारेगा तो खाएंगे क्या। हाँ। तो बच्चों, अब उन्होंने दूसरा चक्कर चलाया। वो क्या? पिंगलक और संजीवक में फूट डालने का। अरे यार बकरपुत्री, क्या हुआ? इस तरह मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? सब नाशुक्रे हैं, नाशुक्रे। कौन ना शुक्रे है? अरे सब के सब अपने दफ्तर के इस बॉस को ही रोको बुद्धि। वो युवा बुद्धि अपने इस बॉस को बेइज्जत करता था, गाली देता था, कुर्सी से उठाकर फेंकने की धमकी देता था। अरे मैंने बीच बचाव करके दोनों में दोस्ती करा दी। दोस्ती होते ही इस युवा बुद्धि ने बॉस पर ऐसा जादू किया कि आज बॉस ने उसे सहायक का वो पद दे दिया जिसकी मैं बरसों से आस लगाए बैठा था। मैंने तो तुम्हें तभी रोका था कि उन शत्रुओं में दोस्ती ना कराओ, लेकिन तुम नहीं माने। अब भुगतो अपनी करनी का फल। अरे गंगा नहाओ और राम राम जपो। तुम तो जानते हो को बुद्धि कि मैं इस दफ्तर में सबसे योग्य और मेधावी लेखक हूं, लेकिन मेरी यहां उपेक्षा हो रही है। तो मेरी क्या कम उपेक्षा हो रही है? कौन सा विषय है जिस पर मैंने अधिकार पूर्वक नहीं लिखा? और तो और मैं बंडल के बंडल कोरे कागजों को रंग सकने वाला उद्दंड प्रचंड कवि भी हूँ, लेकिन इस दफ्तर में मेरी कौड़े की बात नहीं। खैर, तुम तो चुपचाप अन्याय सह सकते हो, लेकिन मैं तुम क्या करोगे? क्या करूंगा? ये मेरी खोपड़ी देख रहे हो ना? हाँ। ये कुचक्रों के बादलों से भरी हुई है। हाँ। लो, बिजली चमकी और मैंने मित्र भेद का उल्टा चक्कर चलाया। कैसी? कान में सुनो। हाँ, ऐसा समझ गए? समझ गया वक्र बुद्धि। लेकिन छोड़ो और आओ मेरे साथ बड़े साहब के कमरे में। May I come in, sir? आओ वक्र बुद्धि। अरे साथ में कुबुद्धि जी भी हैं। क्या बात है? वो सर, कैसे कहूँ सर, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। कैसी गलती? वो सर, वो आपको याद होगा, मैंने ही एक दिन आपसे उस छोकरे युवा बुद्धि की सिफारिश की थी और उसे आपका कृपा पात्र बनाया था। हाँ, वो लड़का बड़ा ब्रिलियंट है, मेधावी है। उसके काम से खुश होकर आज ही हमने उसे तरक्की दी है, उसे अपना डिप्टी डायरेक्टर बनाया। वो तो ठीक है सर, पर सर, मुझे ये कहते बड़ा दुख हो रहा है कि डिप्टी डायरेक्टरी का मुकुट पहनते ही उसका सिर फिर गया है सर। और वो आपकी बुराई करने लगा है। आपको हटाकर डायरेक्टर बनने के मंसूबे बांधने लगा है। नहीं, ये मैं नहीं मानता। युवा बुद्धि मेधावी और योग्य ही नहीं, मेरे प्रति वफादार भी है। वफादार? कुबुद्धि, अरे जरा बताओ ना। अरे बताओ तो सही, वो अभी लंच के वक्त अपने कमरे में वो युवा बुद्धि नाम का गिरगिट साहब की स्टेनो से क्या कह रहा था? मिस रोजी से? हाँ सर, ये तो आपको पता ही होगा सर कि मिस रोजी और युवा बुद्धि में
इश्क चल रहा है सर। ये क्या कह रहे हो तुम लोग? अरे सर, मैं तो हैरान हूं कि जो बात सारे दफ्तर को मालूम है उसका आपको कुछ पता ही नहीं। मैंने तो सुना है सर कि मिस रोजी जल्दी युवा बुद्धि से शादी करने वाली हैं। नहीं, मैं अभी रोजी को बुलाकर पूछता हूं। ठहरिए सर, ठहरिए। वैसे सर, जो प्रेम दीवानी लड़की आपके खिलाफ युवा बुद्धि के षड्यंत्र में शामिल है, वो क्या आपको सब बता देगी? बिल्कुल सर। कुबुद्धि, अरे बताओ ना, अरे बताओ तो सही। वो अभी लंच के समय जब तुम युवा बुद्धि के कैबिन के पास से गुजर रहे थे तो क्या बातें सुनी? सर, बताओ। सर, वो युवा बुद्धि रोजी से कह रहा था, डार्लिंग, तुम उस बुढ़े खूसट को झूठ मूठ प्रेम के जाल में फंसाए रखो। अब वो जरा गाफिल हुआ कि मैंने उसके नीचे से डायरेक्टरी की कुर्सी खींची। इस पर रोजी ने बड़े प्यार से कहा, सर, डियर, जिस दिन तुम डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठोगे मैं उसी दिन तुम्हारे गले में वरमाला डाल दूंगी। तो इसका मतलब है कि मैंने इस दफ्तर में 2 सांपों को पाल रखा है। मैं अभी दोनों का सर कुचलता हूं। नहीं सर, नहीं, गुस्से में जल्दबाजी से काम ना लीजिए सर। अभी तो युवा बुद्धि को बुलाकर बस जरा डांट दीजिए और उसे अपनी जड़ें काटने के लिए खुला छोड़ दूं? नहीं, वो अब इस दफ्तर में नहीं रह सकता। तुम दोनों जाओ। ओके सर। चपरासी, युवा बुद्धि को बुलाओ। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि वो भोली भाली शक्ल वाला लड़का इतना धूर्त निकलेगा। और ये रोजी, खैर, उसे तो मैं बाद में सुलटूंगा। सर, आपने मुझे याद किया? युवा बुद्धि, सुना है कि तुम्हारे सींग उगाए हैं। मैं उन्हें जरा देखना चाहता हूं। लगता है कान भरने वाले अपना काम कर गए। खैर, आप ये बताइए कि आपने मुझे किस लिए बुलाया? बुलवाया ये बताने के लिए कि तुम्हारी नौकरी खत्म। तुम्हारी बर्खास्ती का ऑर्डर मैं अभी लिख कर। सर, आपको इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं। ये लीजिए मेरा त्याग पत्र। त्याग पत्र? तो क्या तुम पहले से यहां से जाने का फैसला कर चुके थे? नौकरी से तुम इतनी नफरत करते हो? नहीं सर, मैं नौकरी से नहीं, मैं आपके पीछे काम करने वाले उन असामाजिक तत्वों से नफरत करता हूं जो कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकती हैं, जो नहीं चाहती कि कोई ईमानदार व्यक्ति देश और समाज के लिए अच्छा काम कर सके। सर, मुझे नहीं चाहिए इस दफ्तर की नौकरी। मैं जा रहा हूं। सुनो, अरे सुनो तो। और विष्णु शर्मा जी, इस तरह आपके पंचतंत्र की मित्र भेद नीति के कारण एक मेधावी युवक देश और समाज के लिए कुछ करने का अपना संकल्प पूरा न कर सका। नहीं, दोष मेरी मित्रभेद नीति का नहीं, उसके गलत प्रयोग का है। जैसा कि मैं कह चुका हूं, यह नीति तब काम में लानी चाहिए जब 2 व्यक्तियों के गठबंधन से समाज और देश का अहित होता हो। मैं तो हैरान हूं कि बुद्धिजीवी भी मेरी मित्रभेद नीति का सही अर्थ नहीं समझ पाए। अरे, आजकल बुद्धिजीवी ही तो सबसे अधिक अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। सुविधाओं और पदों के लिए वो आपस में लड़ते हैं, यहां वहां फूट डालते हैं और अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए असली बौद्धिकता को उभरने नहीं देते। प्रतिभा का गला तक खोंट देते हैं बुद्धिजीवी कहलाने वाले ये विशिष्ट लोग। लेकिन आम आदमी, मेरा मतलब है मेहनत मजदूरी करने वाले लोग तो मेरे पंचतंत्र के उपदेशों पर सही अमल करते होंगे। हाँ, गरीब लोग अमल करते हैं और कष्ट उठाते हैं। मिसाल के तौर पर अपने पंचतंत्र के दूसरे तंत्र मित्र लाभ को ही ले लीजिए। लेकिन ठहरिए, पहले आप ये बताइए कि आप हैं कौन? बताता हूं। मैं उदाहरण दे रहा था कि आपके दूसरे तंत्र मित्र लाभ का। हाँ, मित्र लाभ की नीति कथा द्वारा मैंने ये उपदेश दिया है कि कमजोर से कमजोर प्राणी भी यदि मिलकर एक हो जाएं, तो वो बड़ी से बड़ी शक्ति का सामना कर सकते हैं, अपनी रक्षा करने में सफल हो सकते हैं। बच्चों, जंगल में एक कौवा रहता था। उसका नाम था लघुपतनक। क्या नाम था कौवे का? लघुपतनक। लघुपतनक कौवे ने एक दिन एक अद्भुत चमत्कार देखा। उसने देखा कि एक शिकारी के जाल में फंसे हुए कबूतरों ने मिलकर जोर लगाया और जाल को लेकर फुर्र आकाश में उड़ गए। अच्छा? हाँ, शिकारी बेचारा हाथ मलता रह गया। काफी दूर जाकर वो कबूतर जाल समेत नीचे चूहे के बिल के पास उतरे। चूहे के बिल के पास? हाँ, वो चूहा उन कबूतरों के मुखिया का मित्र था।
अच्छा। उसने तुरंत जाल को कुतर 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 करना कबूतरों को मुक्त कर दिया। ये तो अच्छा बहुत किया। अच्छा किया। एक तो और मित्रता के इस चमत्कार से वो लघु पतनग कौवा बहुत प्रभावित हुआ और उसने भी चूहे से दोस्ती कर ली। उस चूहे का नाम था हिरण्यक। याद रहेगा ना चूहे का नाम? हाँ, हिरण्यक। और बच्चों, ये तो तुम जानते ही हो कि कौवा चूहे को खा जाता है। हाँ। लेकिन लघु पतनग हिरण्यक को दिल से प्यार करता था और दूसरे कौवों से उसकी रक्षा भी करता था। एक बार उस देश में वर्षा न होने से अकाल पड़ गया। लघु पतनग हिरण्यक को अपनी पीठ पर बैठाकर उड़ते उड़ते दूर एक ऐसे सरोवर के किनारे पहुंचा जहां उसका मित्र कछुआ रहता था। कछुआ? हाँ, उस कछुए का नाम था मंथरक। बताओ कछुए का नाम? मंथरक। और बच्चों, मंथरक ने लघु पतनग और हिरण्यक का बड़े प्यार से स्वागत किया। तीनों मित्र रोज मिलते और घंटों नीति और ज्ञान की बातें करते। एक दिन शिकारी से डरा हुआ एक हिरन भी वहां आ निकला। डरा हुआ हिरन? तीनों ने उसका भय दूर किया और उसे भी अपनी मित्र मंडली में शामिल कर लिया। अब कितने हो गए? 4। उस हिरन का नाम था चित्रांग। क्या नाम था हिरन का? चित्रांग। हाँ, चारों मित्र बड़े आनंद से इकट्ठे रहने लगे। एक दिन हिरन जब शाम को लौटकर नहीं आया तो शेष तीनों को बड़ी चिंता हुई। तो फिर कौवा फौरन उड़कर गया। उसने देखा वन में एक जगह हिरन शिकारी के जाल में फंसा हुआ है। अच्छा। अब तो उसकी मदद के लिए फौरन हिरण्यक और मंथरक भी वहां पहुंच गए। और हिरण्यक चूहा था ना, उसने तेज दांतों से जाल को काट दिया। और जब शिकारी आया ना तो हिरन तो छूटकर भागा, कौवा पेड़ पर जा बैठा, चूहा बिल में घुस गया। और कछुआ? भाई कछुआ तो तेज नहीं भाग सकता ना, वो शिकारी के हाथ आ गया। फिर? अब इस पर बाकी तीनों मित्रों ने मंथरक को छुड़ाने की एक तरकीब सोची और स्कूटर, साइकिल, रेडियो, टेलीविजन की मरम्मत करा लीजिए। सिलाई की मशीन, स्टोव, इस्त्री, छाते की मरम्मत करा लीजिए। चश्मे की मरम्मत करा लीजिए। मरम्मत करा लीजिए। ए वर्कशॉप के मालिक खलीफा, तुम ही कुछ बोनी कराओ। अरे प्यारे, मैं कैसे बोनी कराऊं? वर्कशॉप में मैं भी तो यही काम करता हूँ। प्यारे, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। इनकार न करो खलीफा, आपने ये फटे जूते ही सिलवा लो मुझसे। अबा आओ बैठो तो सही यार। कारीगर प्यारे, मैं हैरान हूँ यार कि तुम इतने हुनरमंद और गुणी होकर भी यूं मारे मारे फिर रहे हो। क्या बताऊं खलीफा, मैं किस्मत का मारा एक बेकार मजदूर हूँ। मैं अपने चाचा के कारखाने में काम करता था। चाचा मजदूरों की मेहनत से खूब मुनाफा कमाता था। अच्छा? मजदूरों ने ज्यादा तनख्वाह की मांग की। उनकी मांग जायज थी, मैंने उनका साथ दिया। चाचा ने मुझे गद्दार कहा और मार मार कर कारखाने से निकाल दिया। मैंने सुना है खलीफा, तुम मुसीबत के मारे बेकार मजदूरों की मदद करते हो, इसीलिए तुम्हारे पास चला आया। अम्मा अब देखो, जो कुछ बन पड़ता है करता हूँ, तुम मेरे साथ रहो प्यारे। वैसे तुम्हारा मिजाज काफी गर्म है तो। खलीफा, तुम्हारी दोस्ती से मेरा मिजाज ठीक हो जाएगा। बाहर ये शोर कैसा? खलीफा बचाओ मुझे, कारखाने के मालिक के उन गुंडों से बचाओ खलीफा। डरो नहीं प्यारे, तुम ठीक जगह पहुंच गए हो। मेरी इस वर्कशॉप में कोई भी गुंडा कदम नहीं रख सकता। वो देखो, वो देखो, मेरी शक्ल देखते ही वो गुंडे वापस चले गए। अब बताओ प्यारे, आखिर हुआ क्या? तुम देख रहे हो खलीफा, आजकल कितनी महंगाई है। कारखाने के मजदूरों को लेकर मैं मालिक के पास पहुंचा और बोनस और महंगाई भत्ते की मांग की। अच्छा? वो मान गया। बोनस देने के बहाने उसने हमसे कोरे कागजों पर दस्तखत करा लिए। खलीफा, बाद में उन कागजों पर उस दगाबाज ने इस्तीफे का जाली मजमून लिखकर हम सबको नौकरी से निकाल दिया। मैं अपने साथी मजदूरों को लेकर लेबर कोर्ट में पहुंचा। बाहर निकला तो कारखाने के मालिक के गुंडे मुझ पर टूट पड़े। जान जाकर मैं भागा तो वो मेरे पीछे पीछे। ओ ठीक है प्यारे, सब जगह एक ही किस्सा है, शेर और राहगीर का किस्सा। बूढ़े शेर की तरह कारखाने का मालिक पहले तो ज्यादा तनख्वाह, बोनस और महंगाई भत्ते के सोने के कंगन दिखाकर मजदूरों को अपने पास बुलाता है और फिर
उन्हें खा जाता है प्यारे। खलीफा हमारी मदद करो। उस कारखाने का मालिक हमें अब नौकरी पर बहाल नहीं करेगा। हमारे बीवी बच्चे भूखों मर जाएंगे। तुम्हारे लिए कोई घंटा ढूंढता हूँ। नहीं खलीफा, मुझे अकेले के लिए नहीं, मेरे 20 साथियों के लिए भी तो कुछ करो। बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ी मेहरबानी होगी खलीफा। तुम खुद गर्ज नहीं हो प्यारे, तुम्हें अपने साथियों का भी ख्याल है। लो खलीफा, तुम्हारे जूतों की मरम्मत हो गई। अरे वाह प्यारे, बातों बातों में तुमने मेरे जूतों की सिलाई भी कर दी यार। भाई वाकई तुम बड़े हुनरमंद हो। ये लो 1 रुपया अपनी मेहनत का। क्यों शर्मिंदा करते हो खलीफा? अरे ले लो यार। तुम्हारे लिए तो मैं अपनी खाल के जूते बनाने को तैयार हूँ। किस सोच में डूब गए खलीफा? कारीगर प्यारे, तुम जैसा दोस्त पाकर मुझे बड़ी ही खुशी हुई, मगर इस खुशी के साथ मैं फिक्रमंद भी हूँ इस मजदूर भाई और इसके साथियों के लिए। अभी अभी मुझे अपने एक बुजुर्ग दोस्त का ख्याल आया है। जिस कारखाने में पहले भर्ती हुआ था ना, वहां वो फोरमैन थे। मैंने उन्हें अपना उस्ताद बनाया था प्यारे। वो भी मुझसे बड़ी मोहब्बत करते थे। उनके रिटायर होते ही कारखाने के मालिक के जुल्म से तंग आकर भाई मैंने तो नौकरी छोड़ दी। कुछ दिन हुए मैं अपने उन बुजुर्ग दोस्त से मिला था। बातों बातों में उन्होंने कहा था कि अगर 15-20 भरोसे के ईमानदार और हुनरमंद साथी मिल जाए ना, तो वो एक छोटा सा कारखाना लगा सकते हैं। सोचता हूँ उन्हीं के पास चलूं और प्यारे। नेकी और पूछ चलिए हम भी आपके साथ। खलीफा, मुझे तुम्हारे साथियों की ईमानदारी और हुनरमंदी का यकीन हो गया। ये जानकर बड़ी खुशी हुई उस्ताद। देखो मियाँ, मेरे पास कुछ पैसा है, कुछ पैसा बैंक से भी मिल सकता है। मैं एक छोटा सा कारखाना लगाने को तैयार हूँ। कारखाना चालू होने से पहले मैं तुमसे और तुम्हारे तमाम साथी मजदूरों से बाकायदा लिखा पढ़ी कर लूंगा। कैसी लिखा पढ़ी उस्ताद? घबराओ नहीं मियाँ, इस कारखाने को हम मिलजुल कर चलाएंगे। इस कारखाने में मेरी पूंजी लगेगी पैसे की शक्ल में, और तुम सबकी पूंजी लगेगी हुनर और मेहनत की शक्ल में। इस तरह कारखाने में काम करने वाले सभी लोग उसके मालिक होंगे, साझीदार होंगे, बराबर के हिस्से के हकदार होंगे। मियाँ, हम दूसरे कारखानों के मालिकों की तरह ना तो खुदगर्ज होंगे और ना ही मजदूर का खून पसीने पर पलने वाले मुनाफाखोर होंगे। हम बढ़िया माल बनाएंगे और कम मुनाफे पर बेचेंगे। बढ़िया माल जब औरों के मुकाबले में कम दामों में बिकेगा तो लोग उसी को खरीदेंगे। मियां, खुदा ने चाहा तो हमारा कारखाना पूरी कामयाबी से चलेगा। अमा खलीफा, एक खुशखबरी सुनो। बाजार में हमारे माल की मांग कुछ ही महीनों में चौगनी हो गई मियाँ। लेकिन उस्ताद, हमारी ये कामयाबी दूसरे कारखाने के मालिकों की आंख की किरकिरी बनती जा रही है। क्यों नहीं किरकिरी बनेगी मियाँ? अब वो अपने माल की ब्लैक जो नहीं कर सकते, इसीलिए वो हमारे कारखाने को बंद कराने की कोशिश में है। जरा सुनो सुनो, ये भाई क्या खबर लाया, बताओ उस्ताद को बताओ प्यारे। उस्ताद, हमारे कारखाने की सबसे ज्यादा चोट उस कारखाने पे पड़ी है जहाँ से हम निकाले गए थे। उसी के मालिक ने हमारा कारखाना बंद कराने की धमकी दी है। खलीफा, ये शोर कैसा है? खलीफा, दुश्मनों ने हम पर हमला कर दिया है। उस कारखाने का मालिक गुंडों के साथ आया है। फौरन मशीनें बंद करो और डट जाओ मुकाबले पर। नहीं 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 नहीं, हम झगड़ा नहीं करेंगे मियाँ। मैं बात करता हूँ सेठ साहब से। तुम लोगों की इतनी हिम्मत, बरसों मेरा नमक खाकर मुझे से मुकाबला कर रहे हो। सस्ता माल बेचकर मेरा बाजार खराब कर रहे हो। सेठ साहब, कम मुनाफा कमाकर माल सस्ता बेचने कोई मनाही तो नहीं। सेठ साहब, ना हम जनता को लूटते हैं और ना दूसरों की मेहनत पर ऐश करते हैं। कौन हो तुम? सेठ, तमीज से बात करो। ये हमारे इस कोऑपरेटिव कारखाने के चेयरमैन हैं। तो चेयरमैन साहब, कान खोल कर सुन लीजिए, आधे दामों पर माल बेचकर धंधा नहीं चलेगा। हम आधे दामों पर नहीं, असली कीमत पर माल बेचते हैं सेठ, आपकी तरह दुगनी कीमत पर नहीं। मैं तुम लोगों से बहस का मुकाबला जीतने नहीं आया हूँ। तो फिर किस लिए यहाँ तशरीफ लाए हुजूर? मैं तुम लोगों को खबरदार करने आया हूँ कि अगर धंधा करना है तो पुराने धंधे वालों की तरह करो, वरना क्या करोगे? बताऊं क्या करूंगा?
पहलवान ले आओ अपने आदमियों को और तोड़ दो इनकी मशीनें। हमारी मशीनों को किसी ने हाथ देखा विष्णु शर्मा, आपने आपकी मित्र लाभ की नीति के अनुसार कमजोर लोगों ने मिलजुल कर सबके हित का एक काम किया, लेकिन बड़ी शक्ति ने उन्हें कुचल कर रख दिया। बताइए किस काम की है आपकी नीति कथाएं? नहीं 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 नहीं, मेरी मित्र लाभ की नीति में कोई दोष नहीं है। मजदूरों को मालिक वर्ग के साथ भी मित्रता स्थापित करनी चाहिए थी। अरे वाह, आप हिरन से कहते हैं कि शिकारी के पास मित्रता की प्रार्थना लेकर जाए। भक्षक भक्ष्य से भला क्यों मित्रता करेगा? ठीक है, लेकिन आपने बताया नहीं कि आप कौन हैं। पहले मेरे भक्षक और भक्ष्य वाले प्रश्न का तो उत्तर दीजिए। देखिए, मैंने दूसरी नीतियां भी तो बनाई हैं। यदि किसी आसुरी शक्ति से, दुष्ट शत्रु से सामना हो जाए तो मित्रलाभ की नीति के साथ संधि विग्रह की नीति का भी प्रयोग करना चाहिए। अच्छा, तो अब आप अपने पंचतंत्र के काकोलुकीयम नामक तीसरे तंत्र का उल्लेख कर रहे हैं। बच्चों, एक विशाल वट वृक्ष पर कौओं का राजा अपने प्रजाजनों के साथ रहता था। कौओं का राजा? उसका नाम था मेघवर्ण। क्या नाम था? मेघवर्ण। और पास ही पहाड़ की एक गुफा में उल्लुओं का राजा अपने प्रजाजनों के साथ रहता था। उसका नाम था अरिमर्दन। क्या नाम था उल्लुओं के राजा का? अरिमर्दन। और कौओं के राजा का? मेघवर्ण। हाँ, बिल्कुल ठीक। और बच्चों, तुम तो जानते हो कि उल्लू कौवे का दुश्मन है। हाँ। और वो उल्लूक राज अरिमर्दन था ना, वो बड़ा ही बलवान और दुष्ट था। वो रात को वट वृक्ष पर रहने वाले कौओं को मारकर खा जाता था। अच्छा? जब कागराज मेघवर्ण ने बलवान शत्रु के हाथों अपनी प्रजा का इस तरह नाश होते देखा तो चिंतित होकर सलाह मशवरे के लिए उसने 5 मंत्रियों की सभा बुलाई। फिर एक ने उसे संधि करने की सलाह दी, दूसरे ने युद्ध करने की सलाह दी, किसी ने भागने की सलाह दी, किसी ने कुछ कहा। लेकिन कागराज मेघवर्ण को किसी मंत्री की सलाह पसंद नहीं आई ना। फिर उसने एकांत में अपने स्वर्गीय पिता के बूढ़े मंत्री स्थिर जीवी से सलाह मांगी। बच्चों, कौओं के उस बूढ़े मंत्री का क्या नाम था? स्थिर जीवी। तो बच्चों, स्थिर जीवी ने कागराज मेघवर्ण से कहा, वत्स, हमारा शत्रु बलवान भी है और दुष्ट भी। उसके नाश के लिए छल कपट का हथियार इस्तेमाल करना चाहिए। और जब कागराज ने पूछा कि उलूकराज अरिमर्दन को कैसे छला जाए, तो स्थिर जीवी ने कहा, क्या कहा? तुम मुझे अपना शत्रु घोषित कर दो और मुझे झूठ मूठ अपमानित और घायल करके इस वट वृक्ष के नीचे फेंक दो और स्वयं अपने प्रजाजनों को लेकर कुछ दिनों के लिए सामने वाले ऋष्यमुख पहाड़ पर चले जाओ। फिर बच्चों, कागराज मेघवर्ण ने ऐसा ही किया। उधर उलूक राज को अपने गुप्तचरों से जब इसकी खबर मिली तो वो स्थिर जीवी को मारने के लिए आया। उसे मार दिया? नहीं, स्थिर जीवी ने फरियाद की, हे उलूक राज, मैं तो आपका सेवक हूं। मेघवर्ण आप पर हमला करना चाहता था, मैंने उसे रोका। मैंने आपका पक्ष लेकर उसे सलाह दी वो आपसे समझौता कर ले। इस पर मेघवर्ण ने मुझे शत्रु मानकर मेरी ये हालत कर दी। अब मैं आपकी शरण में हूं, आप मुझे मारिए या रखिए, आपकी मर्जी। सच मान ली। अच्छा। और बच्चों, उल्लू के राजा अरिमर्दन ने स्थिर जीवी की बात सच मान ली। अच्छा? और उसे ले जाकर अपनी गुफा में शरण दी। स्थिर जीवी ने धीरे धीरे सबका विश्वास प्राप्त कर लिया। इस बीच दिन के समय उल्लू को दिखाई नहीं देता, जानते हो ना? तो दिन के समय वो गुफा के द्वार पर घोंसला बनाने के बहाने सूखी लकड़ियां इकट्ठी करता रहा। एक दिन चुपके से जाकर कागराज मेघवर्ण को जलती हुई लकड़ी लाने को कहा। और बच्चों,
इस तरह गुफा में आग लगाकर उसने अरिमर्दन सहित सारे उल्लुओं को जलाकर मार डाला। वाह, ये तो बहुत अच्छा किया। हाँ, बहुत अच्छा किया। हमारा उम्मीदवार राजकुमार, हमारा उम्मीदवार राजकुमार, हमारा उम्मीदवार विनय कुमार, हमारा उम्मीदवार विनय कुमार। उस भीख मंगे विनय कुमार को कौन वोट देगा? गुंडे राजकुमार को कौन वोट देगा? हमारा नेता राजकुमार, हमारा नेता विनय कुमार, हमारा नेता राजकुमार, हमारा नेता विनय कुमार, हमारा नेता विनय कुमार, राजकुमार, विनय कुमार, राजकुमार, विनय कुमार। अरे रमेश, ये क्या? आज तुम राजकुमार का खुल्लम खुल्ला प्रचार करने लगे। उसे विश्वास दिलाने का और कोई चारा ही नहीं था विनय। आज की मीटिंग के बाद उसे पूरा यकीन हो गया है कि मैं उसका मित्र हूं और तुम्हारा शत्रु। अब मैं भीतर से उसके वोट काटूंगा। हटाओ यार, मेरी समझ में तुम्हारा ये छल प्रपंच का खेल बिल्कुल नहीं आ रहा। प्यारे, समझ में तब आएगा जब तुम कॉलेज यूनियन के प्रेसिडेंट चुने जाओगे। नहीं, मैं ये चुनाव कभी नहीं जीत सकता। मेरा और राजकुमार का क्या मुकाबला? वो अमीर, मैं गरीब। वो गुंडा और तुम शरीफ। हाँ, मैं शरीफ ही रहना चाहता हूँ। चुनाव जीतकर मैं क्या तीर मारूंगा? सुनो रमेश, मैं अपना नाम वापस लिए लेता हूँ। फिर वही बात, बेकार झगड़ा बढ़ाने से क्या फायदा? देखो, मैं कॉलेज में पढ़ाई के लिए आया हूँ, पढ़ाई करूंगा। राजकुमार को नेतागिरी का शौक है, वो पूरा कर ले। अरे अगर वो गुंडा अमीरजादा नेता बन गया तो कॉलेज में रोज एक नया उपद्रव खड़ा करेगा। कभी हड़ताल, कभी धरना, कॉलेज बंद, पढ़ाई बंद, परीक्षाएं बंद। विनय, जरा सोचो, अगर राजकुमार कॉलेज यूनियन का प्रेसिडेंट बन गया तो कितने विद्यार्थियों का साल खराब होगा, भविष्य बिगड़ेगा। रमेश, तुम नहीं विनय, तुम अपना नाम वापस नहीं लोगे। हमारी मित्र मंडली का फैसला अटल है, तुम्हारी जीत निश्चित है। नहीं रमेश, राजकुमार के पास पैसा है, वो वोट खरीद सकता है। उसके साथ गुंडे हैं, वो डरा धमका कर वोट ले सकता है। और तुम्हारे साथ रमेश है जो उसके सारे वोट काट सकता है। सुनो, उसका विश्वास पात्र बनकर मैंने पता लगा लिया है कि कौन कौन उसके समर्थक हैं। गुप्त रूप से मैं उन्हीं को तुम्हारे पक्ष में कर रहा हूं। रमेश, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन सच्चे दिल से मेरे साथ है। ये लोग खा मुझसे रहे हैं और भीतर प्रचार कर रहे हैं विनय कुमार का। हाँ राजकुमार, इधर मुझे भी तुम्हारे तथाकथित मित्रों पर कुछ शक होने लगा है। सुनो, मुकाबले को तिकोना बना दो। क्या मतलब? मतलब ये, विनय कुमार के वोट काटने के लिए एक तीसरा उम्मीदवार खड़ा कर दो। अरे वाह, वंडरफुल आइडिया। लेकिन तीसरा उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए जो जब तुम चाहो अपना नाम वापस ले ले। अरे यार रमेश, ऐसा भरोसे का आदमी सिवाय तुम्हारे और कौन हो सकता है? नहीं राजकुमार, मैंने तो तुम्हें जिताने के लिए एक सलाह दी। देख 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 देख, इनकार मत कर। सच कहता हूं, इस चुनाव में तुम ही मेरा सहारा हो। अच्छा, तुम कहते हो तो मैं रमेश, तुम भी खड़े हो गए। ये क्या तमाशा है? तमाशा कल देखना, जब मैं अपना नाम वापस ले लूंगा और मेरे वोट भी तुम्हें मिल जाएंगे। दोस्तों, मैंने अपना नाम विनय कुमार के पक्ष में वापस ले लिया है। अब मैदान में सिर्फ दो ही उम्मीदवार हैं, विनय कुमार और राजकुमार। दोस्तों, राजकुमार गुंडा है। उसे वोट देने का मतलब है कॉलेज का नाश। अगर आप कॉलेज की भलाई चाहते हैं, अपनी भलाई चाहते हैं, तो अपना कीमती वोट सिर्फ विनय कुमार को ही दीजिए, क्योंकि वही योग्य उम्मीदवार है। ये सरासर धोखा है। रमेश के बच्चे, तूने मेरे साथ धोखा किया है। रास्कल, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे जा जा, बड़े देखे तू जैसे गुंडे। उधर देख, सबके सब वोट विनय कुमार को मिल रहे हैं। नहीं, चाहे कितने ही वोट मिल जाए, मैं उसे यूनियन का प्रेसिडेंट नहीं बनने दूंगा। कैसे नहीं बनने दूंगा? कैसे नहीं बनने दूंगा? राजकुमार ने विनय कुमार का खून, राजकुमार ने विनय को
मार डाला। क्यों विष्णु शर्मा जी, देखा अपनी संधि विग्रह की नीति का फल? एक विद्यार्थी की जान गई और दूसरे को। लेकिन संधि विग्रह की नीति विद्यार्थी जीवन के लिए तो नहीं है। देखिए, विद्यार्थी जीवन लड़ाई झगड़े के लिए नहीं, शिक्षा और ज्ञान की प्राप्ति के लिए है। राजनीति का खेल तो बड़ी उम्र के लोगों के लिए है। विद्यार्थियों को तो उससे दूर रहकर अपना मन पढ़ाई में लगाना चाहिए। आपका ये उपदेश आपके जमाने के गुरुकुल के विद्यार्थियों के लिए तो ठीक था, लेकिन इस 20वीं सदी का विद्यार्थी तो। ठहरिए। आप मेरी हर बात काट रहे हैं, मेरी बताई हर नीति को दोषपूर्ण बता रहे हैं। आखिर आप हैं कौन? अच्छा, तो मैं अब बता ही दूं कि मैं कौन हूं। मैं धरती के एक पढ़े लिखे किसान की भटकती हुई आत्मा हूं। भटकती हुई आत्मा, भटकती हुई आत्मा, भटकती हुई आत्मा, भटकती हुई आत्मा। हाँ, 3 एकड़ जमीन के मालिक मेरे बापू की मनोकामना थी कि उसके बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करके बड़े आदमी बने, सुख और आनंद से रहे। परंतु घर की मुसीबतों के कारण मैं स्कूल के बाद कॉलेज में दाखिल न हो सका। स्कूल में मैंने आपके पंचतंत्र की नीति कथाएं बड़े मनोयोग से पढ़ी थी। अपने किसान परिवार के लिए मुझे लब्ध प्रणाश नाम के चौथे तंत्र की कथा सबसे उपयुक्त लगी। बच्चों, समुद्र के किनारे एक जामुन के पेड़ पर रक्तमुख नाम का एक बंदर रहता था। रक्तमुख? उसकी मित्रता हो गई करालमुख नाम के एक मगरमच्छ से। अच्छा। मगरमच्छ दिन में समुद्र से निकलकर किनारे की रेत पर आ जाता, बंदर उसे जामुन के मीठे मीठे फल खिलाता। अच्छा। और दोनों बैठकर धर्म और ज्ञान की बातें करते। शाम को जाते समय वो मगरमच्छ जामुन के मीठे फल अपनी पत्नी के लिए भी ले जाता। अच्छा। एक दिन पत्नी ने पति मगरमच्छ से कहा। क्या कहा? सुनो जी, तुम्हारा वो मित्र बंदर तो रोज ही मीठे जामुन खाता होगा, इसलिए उसका कलेजा भी बहुत मीठा होगा। तुम मुझे उसका कलेजा लाकर दो ना, मैं उसका स्वाद चखना चाहती हूँ। बच्चों, मित्रघात के पाप से बचने के लिए मगरमच्छ ने आनाकानी की। ठीक बात है, परंतु स्त्री के हट के सामने उसकी कोई पेश नहीं चली। ओहो। फिर उसने किनारे पर आकर झूठ मूठ बंदर से कहा, मित्र, मेरी पत्नी मुझसे बहुत नाराज है। कहती है तुमने मुझे अपने प्यारे मित्र से कभी क्यों नहीं मिलाया। मित्र, वो तुम्हें घर बुलाकर तुम्हारा स्वागत करना चाहती है, खातिर करना चाहती है। और बच्चों, स्नेह प्यार की ये बात सुनकर बंदर समुद्र के तल में मगरमच्छ के घर चलने को तैयार हो गया। लेकिन बंदर समुद्र में कैसे गया? मगरमच्छ ने बंदर को अपनी पीठ पर बैठाया। अच्छा। जब वो समुद्र में काफी आगे निकल आया तो डुबकी लगाकर हंसकर बोला, मित्र, अब असल बात बता दूं, मेरी पत्नी तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। बच्चों, बंदर की बुद्धि बड़ी प्रखर थी। वो मगरमच्छ के छल को समझ गया और तुरंत बोला, अरे मित्र, ये बात तुमने मुझे किनारे पर ही क्यों नहीं बताई? मैं तो अपना कलेजा पेड़ पर छोड़ आया हूँ, पहले बताते तो साथ ले आता। बंदर बहुत होशियार होगा। हाँ। और अब मगरमच्छ को अपनी गलती महसूस हुई। बोला, तो मैं तुम्हें वापस किनारे पर लिए चलता हूँ, वहां तुम मुझे अपना कलेजा दे देना। फिर बच्चों, किनारे पर पहुंचते ही बंदर तो कूदकर पेड़ पर चढ़ गया और हंसकर बोला, अरे मूर्ख, कभी किसी के 2 कलेजे भी हुए हैं? जा जा, भाग जा, आज से हमारी तुम्हारी मित्रता खत्म। तो विष्णु शर्मा जी, मैंने आपकी उस नीति कथा का अर्थ ये लगाया था कि जमीन किसान का हृदय है, कलेजा है, और उस कलेजे को कई मगरमच्छ खाना चाहते हैं।
किसान को चाहिए कि वो बंदर की तरह चतुर बनकर धरती रूपी अपने कलेजे को मगरमच्छों से बचाए। हाँ, तुमने ठीक अर्थ लगाया। लेकिन कहा ना, आपकी ये नीति कथाएं इस 20वीं सदी में बेकार साबित हो रही हैं। नई फसल का त्योहार है चौधरी जी, कि मैं इसी खुशी में कुछ दान पुण्य हो जा। देखे रामू बेटा, 2 सेर अनाज दे दे इस ढोला वाले को। अच्छा बापू, आओ ढोल वाले। चलो चौधरी राम 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 राम। अरे नई फसल की बधाई हो चौधरी। अरे वाह, लाला जी पधारे, पाए लागे। अरे मारे पाँव क्यों कर पड़ो चौधरी, अब तो मैं थारे पाँव पड़ूंगा। मने लगे इस बार अच्छी फसल हुई है। लाला, भगवान की कृपा है, बारिश अच्छी हुई, धरती खुश हुई और हमारी मेहनत फल गई। हम इस मेहनत के सिवा भी तो किसान हमारे देश का अन्नदाता कहलावे। चौधरी कि मैं थारे विचार में इस बार धान की कितनी फसल हुई? देखिए लाला, भगवान की कृपा से 40 बोरी भर गई है। के कही 40 बोरी? हाँ। अरे चौधरी शुभ लाभ हो। अच्छा अब बोलो कितना बेचोगे? तराजू बटा साथ ही लाया हूँ। दादा, अच्छे दाम मिले तो आज पूरा ही बेचने की मंशा है। नहीं बापू, सब मत बेचो, घर में खाने के लिए भी तो चाहिए। अरे तू चुप रहे रामू। अरे सुन बेटा, बड़ों की बात में दखल को नहीं देना चाहिए। लाला, मका धान के भाव चल रहा है मंडी में? मंडी में 50 रुपये फी बोरी से। ना लाला ना ना, कल वहाँ 65 से 70 तक बिका है। अरे काल भी क्यों होगो, आज तो भाव गिर गयो। तो लाला, क्या एक दिन में 15-20 रुपए गिर गया? बेटा क्या ना था, बीच में दखल ना दे। हाँ तो चौधरी देखे देखे देखे, आज वो नहीं करने थारे दरवाजे पर आयो हूँ। मारा तारा तो बहुत पुराना संबंध है, बस लिहाज खातर एक चौनी और बढ़ा देता हूँ। बोल, लगा दूं धर्म काटा? ना लाला ना ना, 60 रुपये ते कौड़ी कम नहीं होगी। तो ले चौधरी, ना थारी बात ना हमारी बात, बस 55 रुपया फी बोरी। देखिए मैंने कह दिया ना, 60 रुपये फी बोरी। बोलो, अरे चौधरी हम तो हमारा दिवाला ही पीट दोगे। चलो 60 ही सही। ए लियो 100 रुपये पेश की, बाकी पीछे दुकान पे आके ले जाना। लाला, सिर्फ 25 बोरी ही बिकेंगी, 40 नहीं। दिखे 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 चौधरी सौदा पक्का हो जाने के बाद थारा बेटा जुबान पलट रहा है। यो ठीक नहीं से, यो ठीक नहीं से। हाँ तू बीच में टाइम क्यों अड़ाबे है? लाला, तोड़ ले 40 की 40 बोरी। बापू, सारा धान बेचकर हमें भूखों मारोगे? अरे कल की बात कल देखेंगे, पेट काट लेंगे। इबके मैं ब्याज समय सारा कर्ज चुका देना चाहूँ। लेकिन बापू। विष्णु शर्मा जी, बापू ने मेरी एक नहीं सुनी। नई फसल का सारा धान महाजन को बेच दिया, घर के लिए एक दाना भी नहीं बचाया। जो रकम मिली वो कुछ तो पुराने कर्जे के ब्याज में चली गई और कुछ त्योहार मनाने में खर्च हो गई। कोई 1 महीने बाद ही घर के प्राणियों के पेट की खातिर अनाज खरीदने के लिए बापू को उसी महाजन की दुकान पर जाकर झोली फैलानी पड़ी। अन्नदाता भिखारी बना? हाँ, लेकिन अब उस महाजन की आंखें ही बदली हुई थी। बापू के साथ मैं भी गया था। मुझे उस महाजन में मगरमच्छ दिखाई दिया, बंदर का कलेजा अपनी पत्नी को खिलाने का इच्छुक मगरमच्छ। जो धान उसने बापू से 60 रुपए के भाव खरीदा था, उसे अब वो 75 के भाव बेच रहा था और नगद पैसे मांग रहा था। बापू के पास नगद पैसे नहीं थे। गांठ में नगद पैसे होते तो बीमार पड़ी मेरी मां का इलाज न कराते। तो क्या तुम्हारी मां बीमार थी? काफी बीमार थी। मजबूर होकर बापू को उस पुराने साहूकार के पास जाना पड़ा, जिसके यहां मकान गिरवी रखकर उन्होंने मेरी बहन की शादी के लिए 2000 रुपए का कर्ज लिया था और वो कर्ज ब्याज के जुड़ने से 3000 रुपए बन चुका था। वो साहूकार महाजन से भी बड़ा मगरमच्छ था। उस मगरमच्छ ने मेरे बापू को पूरी तरह जलील किया। बापू जब उसके पांव पकड़कर रोए तो उसने बापू का हृदय, बापू का कलेजा
उनकी जमीन गिरवी रखकर 1000 रुपए का और कर्ज दिया और उसमें से भी 500 रुपए पुराने कर्ज के ब्याज में काट लिए। बापू ने शेष 500 रुपए लाकर कुछ तो घर के लिए अनाज खरीदने में, कुछ मां का इलाज कराने में और कुछ नई फसल के लिए बीज खरीदने में खर्च कर दिए। मेरी और बापू की मेहनत से नई फसल बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन तभी गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। रामू, बेटा रामू। क्या बात है? ये क्या मां? तुम्हारा बुखार तो और भी तेज हो गया है। मैं वैद्य को बुलाकर लाता हूँ। अरे इस आंधी पानी में वैद्य क्यों कराएगा और बिना फीस के कैसे आएगा? घर में पीसे कहाँ है? तेरा बापू किधर? मेरे खेत पर गए थे और अभी तक ना लौटे। इस आंधी पानी में खेत पे क्या कर रहे हैं? माँ, अरे कहते थे बाढ़ का खतरा है। अरे माँ, चिंता ना करो, अभी आ जाएंगे। अब की फसल बहुत अच्छी हुई है। लेकिन मन में डर है कि कहीं। क्या हुआ माँ? अरे ये घड़घड़ाहट सी कैसी सुनाई दे? देख कहीं यमराज का रथ इसी घर की ओर। लगता है बाढ़ का पानी गांव की तरफ आ रहा है। मैं देखता हूँ। नहीं बेटा, नहीं। मुझे अकेले छोड़ के मत जा। तेरे बापू आ जाते तो चलते समय उनके पांव की धूल। बाबू माँ चली गई, परलोक सिधार गई। क्या कहा? हमारी यो सोने की फसल भी परलोक सिधार गई। बाबू खेत से बाहर निकल आओ, देखो बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, घुटनों तक आ गया है। अरे बाढ़ का पानी तो कटी हुई फसल को बहा लिए जा रहा है। नहीं। बाबू की हंसी कहीं पागल तो नहीं हो गए? वाह, इनके मेरी फसल बहुत अच्छी हुई है। मैं फसल काट गया हूँ। धरती माँ ने सोना उछाल कर मारी झोली में डाल दिया है। बापू देख रामू, मारी सोने की ये फसल। अरे देख मेरी मेहनत का फल। हाँ बापू, देख रहा हूँ। चलो बापू, इनके मैं सारा धान नहीं बेचूंगा, नहीं बेचे। तुम लोगों के लिए बचा के रखूंगा। तारी माँ का इलाज कराऊंगा, तन्ने कॉलेज में पढ़ाऊंगा। बापू अरे मन्ने खींच क्यों रहा है? छोड़ दे मन्ने, छोड़ दे। मैं अपनी फसल। बापू सारी फसल तो बाढ़ में पे गई है। घर चलो बापू, माँ हमें छोड़कर चली गई है। क्या गया? सावित्री मन्ने छोड़कर चली गई। नहीं, सावित्री मन्ने छोड़कर नहीं जा सकती। अरे उसने दुख मुसीबत में भाग के करके हमारा साथ निभाया था। मैं उसे वापस लाऊंगा। बापू पानी हमारे सर तक पहुंच गया है बापू। अरे बापू बाढ़ में नहीं, मैं अपने बापू को बचाऊंगा। बापू
और इस तरह रामू, तुम अपने बापू को बचाते बचाते स्वयं भी बाढ़ में बह गए, क्यों? हाँ, बह गया था। शायद जानबूझकर बह गया था। तो तुमने आत्महत्या की थी? हाँ, हो सकता है। मैं तैरना जानता था, मैं डूबने से बच सकता था, लेकिन शायद मैंने सोचा कि मां गई, बापू गए, फसल गई, जमीन गई, अब जिंदा रहकर क्या करूंगा? हाँ, मैंने आत्महत्या की थी। तो इसका मतलब यह है कि तुम में से किसी ने भी मेरे पंचतंत्र के 5वें तंत्र अपरीक्षित कारकम को हृदयंगम नहीं किया। किस तंत्र को? अपरीक्षित कारकम को। हाँ? अच्छा अच्छा, सेठ, नाई और भिक्षुओं वाली उस नीति कथा को? हाँ, मैंने उस नीति कथा द्वारा सीख दी है कि कोई भी काम जांच पड़ताल किए बिना, सोच विचार किए बिना, आगा पीछा देखे बिना नहीं करना चाहिए। माँ बाप तो सभी के मरते हैं, विपत्तियां भी सभी पर आती हैं, लेकिन तुमने भावावेश में जल्दबाजी की। हाँ? तुम्हारे बापू तो अनपढ़ थे, परंतु तुम तो थोड़ी बहुत शिक्षा प्राप्त कर चुके थे। आत्महत्या से पहले तुम्हें आगा पीछा सोचना चाहिए था, उन परिस्थितियों की जांच करनी चाहिए थी जिनके कारण फसल नष्ट हुई और तुम्हारे माँ बाप की मृत्यु हुई। हाँ, मैं अब अनुभव करता हूं कि मुझसे भूल हुई, लेकिन देखो, इस 20वीं सदी में तुम्हारे देश में बाढ़ों के नियंत्रण के प्रयत्न किए जा रहे हैं। किसानों की माली हालत सुधारने और कृषि की उन्नति के उपाय हो रहे हैं। यदि तुम जिंदा रहते और खेतीबाड़ी करते रहते तो अपना भी भला करते और समाज और देश का भी। सच कहूं, मुझे तुम सबके, यानी किसानों, मजदूरों, विद्यार्थियों और बुद्धिजीवियों के प्रसंग सुनकर दुख हुआ और लगा कि तुम सबने मेरे पंचतंत्र के उपदेशों पर सही अमल न करके उसे प्रपंच तंत्र बना दिया है। सभी वर्गों के हित के लिए, उनकी भलाई के लिए कई बातें कही हैं। किस तंत्र का कब, क्यों और कैसे उपयोग करना चाहिए, ये भली भांति समझ कर उसे लोकहित के लिए, समाज की उन्नति के लिए उपयोग में लाना चाहिए। सुनो, पंचतंत्र की नीति कथाओं के वास्तविक मर्म को समझकर उसके अनुसार कर्म करो। लहरों में बंटकर नहीं, समुद्र की तरह एक होकर। एकता में ही शक्ति है, सुख समृद्धि है, कल्याण है। आओ, आपस में हाथ मिलाओ, चैतन्य रथ को हाँकते जाओ, चैतन्य रथ को हाँकते जाओ, चैतन्य रथ को हाँकते जाओ। प्रपंच तंत्र। अभी आप श्री LB श्रीराम के तेलुगु नाटक प्रपंच तंत्रम का ये हिंदी रूपांतर सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद सुश्री दयावंती ने किया। संपादक और निर्देशक थे चिरंजीत, सहायक गोपाल सक्सेना। मुख्य कलाकारों का भूमिकाओं सहित परिचय इस प्रकार है। विष्णु शर्मा, VM बडोला, किसान अनिल सहगल, अध्यापिका वीना होरा, बच्चे फराह वकील और अश्विनी शर्मा। अन्य कलाकार BR नागर, चांद नारायण सक्सेना, गणेश सेठ, राम मैनी, नीरज शर्मा, आनंद स्वरूप गुप्ता, महेश्वर दयाल, SS ठाकुर, प्रमोद शर्मा, अभय भार्गव, राम अवतार शर्मा
और कमला कुमारी चोपड़ा। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।